स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने मोस्ट ट्रस्टेड कंटेंट प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स की उम्मीद करते हैं देन डोंट मिस टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज बच्चों यहाँ से वो सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन में माइलस्टोन साबित होने वाला है। तो बच्चों चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है ट्रॉपिज्म। बच्चों ट्रॉपिज्म का मतलब होता है डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी कि जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस होगा वो स्टिमुलस का डायरेक्शन ही तय करेगा प्लांट्स पार्ट्स किधर मूव करने वाला है। ठीक है, ट्रॉपिज्म का क्या मतलब है? तो स्टिमुलस का डायरेक्शन ही डिसाइड करने वाला है प्लांट्स पार्ट किधर मूव करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए देख लूं मैं, आप देख सकते हैं बच्चों, अगर मैं यहां प्लांट्स के स्टेम की बात करूं तो अगर लाइट ऊपर से आ रही है तो निश्चित रूप से प्लांट लाइट की ओर मूव करता है, और लाइट ऊपर से आ रही है तो रूट निश्चित रूप से ये लाइट से दूर जाता है, नीचे की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो अगर स्टिमुलस ही प्लांट्स पार्ट के मूवमेंट के डायरेक्शन को तय करता है तो ऐसे मूवमेंट को कहते हैं ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट। बच्चों ट्रॉपिक मूवमेंट दो कैटेगरी का हो सकता है, ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म हो सकता है और निगेटिव ट्रॉपिज्म हो सकता है। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म का मतलब है जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस आ रहा होगा उसी डायरेक्शन में प्लांट्स पार्ट का मूवमेंट होगा, उसे कहेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अब बच्चों जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस आ रहा होगा और उसके अपोजिट प्लांट्स पार्ट का मूवमेंट होता है तो उसे कहेंगे निगेटिव ट्रॉपिज्म। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बात करूं फोटोट्रॉपिज्म का तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरे पास पोटेड प्लांट है और पोटेड प्लांट को ऐसे टिल्ट करके नीचे गिरा करके छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे बच्चों जो प्लांट्स का स्टेम पार्ट है ये कंटिन्यूअसली, ये मान लिया जाए, इसको मैं कंसीडर कर लूं, यहाँ पे सन से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो प्लांट्स पार्ट का जो स्टेम है ये स्टेम लाइट की ओर मूव करता है, यानी कि जिधर से लाइट आ रही है प्लांट्स का स्टेम उधर ही मूव करता है, तो इसको कहेंगे बच्चों पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म इसलिए चूंकि यहाँ पे स्टिमुलस लाइट है, स्टिमुलस का काम लाइट कर रहा है, तो लाइट जिधर से आ रही है उधर ही प्लांट पार्ट मूव करेगा, तो इसको कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और बच्चों अगर मैं रूट की बात करूं तो आप देख सकते हैं रूट किधर मूव कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है। लाइट आ रही है ऊपर से और रूट मूव कर रहा है नीचे की ओर, यानी कि जिधर से स्टिमुलस मिल रहा है प्लांट्स पार्ट को उसके जस्ट अपोजिट प्लांट्स पार्ट मूव कर रहा है। तो आप कह सकते हैं बच्चों रूट का जो मूवमेंट है ये निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं जियोट्रॉपिज्म का, जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? तो ट्रॉपिक मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में प्लांट पार्ट अगर मूव करेगा तो उसे कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी लगता है उसके अपोजिट प्लांट पार्ट अगर मूव करता है तो उसे कहेंगे निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। बच्चों आपको पता होगा ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है, नीचे की ओर लगता है, तो यहाँ पे अगर इसका एप्लीकेशन किया जाए तो आप देखेंगे रूट किधर मूव कर रहा है बच्चों, नीचे की ओर मूव कर रहा है। इट मीन्स रूट का मूवमेंट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाएगा। और शूट का मूवमेंट अगर मैं देखूं बच्चों, जो एरियल पार्ट होता है ये एरियल पार्ट ये ग्रेविटी नीचे की ओर और जस्ट अपोजिट ऊपर की ओर ये मूव करता है। तो अगर शूट के मूवमेंट के बारे में बात किया जाए तो बच्चों आप कह सकते हो प्लांट्स का शूट निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म में जो स्टिमुलस होगा ये वाटर होगा, यानी कि जिधर भी वाटर मिलेगा प्लांट्स पार्ट उधर ही मूव करेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो एक एग्जांपल से यहाँ समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो प्लांट्स है, यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल है, मॉइस्ट सॉइल होने के कारण चारों ओर से कंटिन्यूअसली वाटर रूट को मिल रहा होता है। जब वाटर मिल रहा होता है तो रूट डायरेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है, स्ट्रेट डाउनवर्ड। लेकिन अगर ड्राई कंडीशन हो तो प्लांट्स का रूट वाटर सर्च करने में लग जाता है, और जहां कहीं भी वाटर उसको ज्यादा दिखेगा उसका रूट उधर की ओर मुड़ जाता है। तो बच्चों वाटर के कारण प्लांट्स पार्ट का मूवमेंट अगर होता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। बच्चों यहां देख सकते हैं यहाँ पे
ये ड्राई सॉइल है और पास में यहाँ पे वाटर दिख रहा है आपको, तो रूट क्या करेगा, वाटर रिसीव करने के लिए प्लांट्स का रूट मूव करना स्टार्ट कर देता है वाटर की ओर। तो वाटर यहाँ पे स्टिमुलस का काम करता है, जिसके कारण रूट मूव करता है वाटर रिसीव करने के लिए, और इसे कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। बच्चों हाइड्रोट्रोपिज्म का क्या मतलब है, समझ रहे हैं ना? चलिए, हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब हो गया मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम लोग बच्चों केमोट्रोपिज्म। नाम से पता चल रहा है मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स ड्यू टू केमिकल्स। ये सिचुएशन मुझे दिखने को मिलता है मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब में। चूंकि ओव्यूल में एक सर्टेन टाइप का केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल के इन्फ्लुएंस में पॉलन ट्यूब, आप देख सकते हैं ये ओव्यूल है, यहाँ पे केमिकल रिलीज होगा, इस केमिकल से इन्फ्लुएंस होकर के पॉलन ट्यूब यहाँ से मूव करके आकर के ये ओव्यूल से मीट करता है। तो बच्चों केमिकल सब्सटेंस के कारण जो मूवमेंट होता है उसे कहते हैं हम लोग केमोट्रोपिक मूवमेंट या केमोट्रोपिज्म आप कह सकते हैं। एक एग्जांपल है, जहां कभी केमोट्रोपिज्म का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो एग्जांपल आप याद रखेंगे या आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म का सिंपल सा मतलब है बच्चों मूवमेंट्स ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू टच। और यहाँ पे मैं क्लियर कट आपको वार्निंग दे दूं, कई बार क्या होता है थिग्मोट्रोपिज्म मूवमेंट ड्यू टू टच के कारण हम लोग टच मी नॉट प्लांट को समझ लेते हैं, मिमोसा प्यूडिका का एग्जांपल दे देते हैं। तो याद रखना है मिमोसा प्यूडिका नास्टिक मूवमेंट शो करता है, ट्रोपिज्म शो नहीं करता, इसलिए थिग्मोट्रोपिज्म में मिमोसा प्यूडिका का एग्जांपल नहीं दिया जा सकता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थिग्मोट्रोपिज्म टच के कारण मूवमेंट और कहाँ देखने को मिलता है बच्चों, तो जिस किसी प्लांट का स्टेम वीक होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस किसी प्लांट का स्टेम वीक होता है उसके पास में अगर कोई सपोर्ट है तो ये प्लांट्स अपने आप को स्ट्रेट ऊपर बढ़ाने के लिए उस सपोर्ट के पास जाता है और इस तरह का स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको टेंड्रिल्स कहते हैं। और टेंड्रिल्स का डेवलपमेंट टच के कारण होता है, जहां भी उसको सपोर्ट मिलेगा उस सपोर्ट के चारों ओर वो टेंड्रिल्स रैप कर लेता है, जिसके कारण अपने आप को स्ट्रेट अपवर्ड वो हैंग कर पाता है। तो बच्चों दो तरह का टेंड्रिल होता है, ये स्टेम टेंड्रिल हो सकता है या लीफ टेंड्रिल हो सकता है। तो दोनों टेंड्रिल जो है ये टच के कारण डेवलप होता है और इसको थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों थर्मोट्रोपिज्म, हीट के कारण मूवमेंट। बच्चों हीट के कारण मूवमेंट हम लोग देखते हैं, रोडोडेंड्रॉन नाम का एक प्लांट्स होता है, जैसा आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, फोटो मैं एक लगा चुका हूँ यहाँ पे, ये रोडोडेंड्रॉन का पिक्चर है। और इसका खास बात ये होता है बच्चों जिस समय टेम्परेचर ज्यादा होता है ये प्लांट स्ट्रेट अपवर्ड मूव कर रहा होता है, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है ये प्लांट्स भी डाउन हो जाता है, नीचे की ओर झुक जाता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण प्लांट्स पार्ट का मूवमेंट अगर होता है तो बच्चों उसको कहते हैं थर्मोट्रोपिज्म। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भी इसको कहते हैं। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब हो गया जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस आ रहा हो वो प्लांट्स पार्ट के मूवमेंट के डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करेगा। इट मींस डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स, यानी कि डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस और प्लांट्स पार्ट के मूवमेंट का डायरेक्शन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे मूवमेंट को कहते हैं बच्चों हम लोग नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, इसीलिए इसको नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहा जाता है। बच्चों एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें मिमोसा प्यूडिका एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है जिसको टच मी नॉट प्लांट कहते हैं या आप छुई मुई प्लांट्स भी कहते हैं। जैसे ही आप उसके लीफ को टच करेंगे आप देखेंगे लीफ उसका फोल्ड हो जाता है। बच्चों शायद आप रियलाइज किए होंगे उस टच मी नॉट प्लांट को आप किसी डायरेक्शन से टच कीजिए, इधर से टच कीजिए, इधर से टच कीजिए, नीचे से टच कीजिए, लेकिन उसके फोल्ड होने का पैटर्न सेम होता है। तो फोल्ड होने का पैटर्न सेम है चाहे आप किसी डायरेक्शन से उसको स्टिमुलस दीजिए, इसका मतलब है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है और नास्टिक मूवमेंट है। बच्चों टच मी नॉट प्लांट एक नास्टिक मूवमेंट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट बात करें दूसरा एग्जाम्पल बच्चों मून फ्लावर हो सकता है। मून फ्लावर आप देख सकते हैं, ये मून फ्लावर को शायद आप जानते होंगे, इसको ये धतूरा का फ्लावर है, मून फ्लावर को धतूरा भी कहते हैं। और वो धतूरा
जो महादेव को चढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि महादेव का वो सबसे फेवरेट फ्रूट है, उसमें नशा होता है। तो धतूरा आप जानते होंगे, धतूरा के फ्लावर को हम लोग मून फ्लावर कहते हैं। मून फ्लावर का खास बात है बच्चों, नाइट में वो ओपन होता है और मॉर्निंग टाइम में वो क्लोज हो जाता है। तो नाइट में ओपन होना और डे टाइम में क्लोज हो जाना, तो स्टिमुलस जो है इसके मूवमेंट के डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाता। मूवमेंट स्टिमुलस तो मिलता है, यानी कि लाइट का कम होना और लाइट का ज्यादा होना, लेकिन प्लांट्स पार्ट के मूवमेंट के डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करता है। तो एक एग्जांपल इसका मून फ्लावर हो सकता है। दूसरा बच्चों एग्जांपल और दे सकते हैं डेंडेलियन फ्लावर। अब आप यहाँ देख सकते हैं डेंडेलियन फ्लावर क्या है। तो अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे बच्चों, तो गेहूं के खेतों में आसानी से ये डेंडेलियन फ्लावर, आप डेंडेलियन का प्लांट्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फ्लावर दिख रहा है और ये कांटीदार झाड़ीनुमा स्ट्रक्चर होता है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर निकलता है। और आप देख सकते हैं ये फ्लावर जब पक जाता है तो इस तरह का फेदर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और हवा में वो उड़ते रहता है। एक्चुअली वो सीड होता है, एयर के कारण, एयर के माध्यम से वो सीड एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है। अगर बच्चों आप रूरल एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे फार्मर्स का ये डेंडेलियन फ्लावर जो है, डेंडेलियन प्लांट, ये सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए या सबसे परेशान करने वाला वीड कहिए, जो खेतों में आसानी से अपने आप उग जाता है और प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को ये ऑब्जॉर्व करता है। तो आप देख सकते हैं, आप बेसिकली इसको गेहूं के खेतों में आप देख सकते हैं या ईख के खेतों में देख सकते हैं। डेंडेलियन प्लांट्स हम लोगों को आसानी से वहां पे दिख जाता है। तो इसके साइकिल की बात करें बच्चों, तो नाइट टाइम में ये क्लोज हो जाता है और मॉर्निंग टाइम में ये ओपन हो जाता है। तो डेंडेलियन फ्लावर का मूवमेंट होता तो है, लेकिन ये स्टिमुलस इसके मूवमेंट के डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग नेस्टिक मूवमेंट के कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी क्या है? तो लाइट के कारण नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। तो एग्जांपल हम लोग समझे, मून फ्लावर एक हो सकता है जो नाइट में ओपन होता है और मॉर्निंग टाइम में क्लोज हो जाता है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखे हैं, डेंडेलियन फ्लावर है जो नाइट में ही क्लोज होता है और मॉर्निंग टाइम में ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक फोटोनेस्टी का एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों सिस्मोनेस्टी। ये सिस्मोनेस्टी या आप इसको थिग्मोनेस्टी भी कह सकते हैं, टच के कारण मूवमेंट। सिस्मोनेस्टी का मतलब होता है मूवमेंट इन प्लांट पार्ट ड्यू टू टच। तो टच के कारण जो मूवमेंट होता है इसको थिग्मोनेस्टी आप कह लें या सिस्मोनेस्टी आप कह लें। बच्चों इसका एक एग्जांपल हो सकता है टच मी नॉट प्लांट, जिसको छुई मुई कहते हैं। तो उसको अगर टच किया जाए तो उसका लीफ एक प्रॉपर पैटर्न में फोल्ड हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस उसके मूवमेंट के डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं करता है, इसलिए इसको थिग्मोनेस्टी के कैटेगरी में हम लोग डालते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग हाइड्रोनेस्टी। हाइड्रोनेस्टी का मतलब है मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। बच्चों आप देखेंगे गर्मी के समय में जो आपका पॉटेड प्लांट होता है वो एक्सेसिव इवेपोरेशन के कारण, एक्सेसिव टेम्परेचर के कारण एक्सेसिव इवेपोरेशन होता है और उस इवेपोरेशन के कारण वो उसका लीफ मुरझा जाता है, यानी कि नीचे की ओर झुक जाता है। ऐसे मूवमेंट को हम लोग कहते हैं हाइड्रोनेस्टी, यानी कि मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग निक्टीनेस्टी। निक्टीनेस्टी एक बेसिकली हम लोग देखने को मिलता है ऑक्जेलिस में। ऑक्जेलिस प्लांट को आप देखेंगे बच्चों तो इसका जो मूवमेंट है ये स्लिप साइकिल परफॉर्म करता है, यानी कि नाइट में इसका लीफ क्लोज हो जाता है और मॉर्निंग में लीफ इसका ओपन हो जाता है। तो इस तरह के मूवमेंट को जो स्लिप साइकिल को परफॉर्म करता है इसे कहते हैं निक्टीनेस्टी। आपको याद रखना है किस में मिलता है मुझे, तो ऑक्जेलिस प्लांट में मिलता है। ये ऑक्जेलिस का डायग्राम है, आप देख सकते हैं इसको लार्ज स्केल पे आप देख सकते हैं, अपने घर के आसपास ये ग्रो होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाइपोनेस्टी। हाइपोनेस्टी क्या है? तो किसी लीफ के लोअर सरफेस में एक्सेसिव ग्रोथ होने के कारण लीफ कर्ल हो जाता है। तो कर्लिंग ऑफ लीफ जो कॉज होता है ये हाइपोनेस्टी के कारण कॉज होता है, और हाइपोनेस्टी का मतलब है एक्सेसिव ग्रोथ इन लोअर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आप देख सकते हैं बच्चों प्लांट्स के लोअर पार्ट में अनइवन डेवलपमेंट के कारण इसका लीफ कर्ल हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, और इस केस को कहते हैं हम लोग हाइपोनेस्टी। करेक्ट।
नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में बात करें तो फाइटो हार्मोन्स के द्वारा केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म किया जाता है। और प्लांट्स में देखेंगे बच्चों 5 तरह का हार्मोन्स आपको मिलेगा। फाइटो हार्मोन्स कितने टाइप का? 5 टाइप का फाइटो हार्मोन्स मिलेगा, जिसमें कुछ ग्रोथ प्रोमोटर भी होता है और कुछ ग्रोथ इनहिबिटर भी होता है। अगर ग्रोथ प्रोमोटर की बात करें बच्चों तो इसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकिनिन आता है। इथाइलिन समटाइम्स प्रमोट करता है ग्रोथ को, लेकिन इसको ग्रोथ प्रोमोटर में हम लोग नहीं रखेंगे। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है इथिलीन ग्रोथ प्रोमोटर के कैटेगरी में, लेकिन याद रखना है ये स्पेशल कंडीशन हो सकता है। अदरवाइज 3 को ही हम लोग ग्रोथ प्रोमोटर के कैटेगरी में डालते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकिनिन। ग्रोथ इनहिबिटर की बात करें तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मेरे लिए रहेगा, एब्सिसिक एसिड होगा और दूसरा इथिलीन होगा। इथिलीन बच्चों एक ऐसा यूनिक गैसियस हार्मोन है प्लांट्स में जो फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है। तो बच्चों अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए ग्रोथ इनहिबिटर तो प्रायोरिटी सबसे पहले आपको देंगे कि आपको देना होगा किसको? एब्सिसिक एसिड को। अगर एब्सिसिक एसिड और इथिलीन दोनों है तो दोनों को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन अगर एक ही कोई पूछे मेरे से इथिलीन और एब्सिसिक एसिड में तो मेरा आंसर होना चाहिए एब्सिसिक एसिड। वो कंप्लीट ग्रोथ इनहिबिटर होता है। इथिलीन तो कभी कभी ग्रोथ को प्रमोट भी करता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड कंप्लीट ग्रोथ इनहिबिटर होता है। तो याद रखना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑक्सिन की बात करते हैं। बच्चों ऑक्सिन क्या है? यह एक तरह का ग्रोथ प्रमोटर है, ठीक है, प्लांट्स के ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये हम लोगों के पास नेचुरल ऑक्सिन मिलता है जिसको इंडोल 3 एसिटिक एसिड कहते हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं बच्चों, इंडोल 3 एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला है। वैसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने के लिए, देखने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम लगा दिया है। आपको याद रखना है इसका नाम इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो नेचुरल ऑक्सिन होता है। दूसरा नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक ऑक्सिन, नेचुरल भी है और सिंथेटिकली हम लोग बना भी चुके हैं। यह है इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। इसका भी डायग्राम मैंने लगा दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें बच्चों फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन का क्या फंक्शन है? तो पहला काम है स्टेम इलॉन्गेशन, यानी कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स में किसका ग्रोथ? तो रूट का ग्रोथ, स्टेम का ग्रोथ और फ्रूट का ग्रोथ, तीनों का डेवलपमेंट करवाता है। दूसरी बात करें बच्चों रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करवाता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन को फास्ट करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करवाता है, या रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है ये इंक्रीज करवाता है। कौन? ऑक्सिन। नेक्स्ट इसका फंक्शन है बच्चों एपिकल डोमिनेंस। प्लांट्स का जो टॉप पार्ट होता है उसको आगे बढ़ने में ये सपोर्ट करता है। यही कारण है आप देखेंगे प्लांट्स में जो एक मेन उसका स्टेम होता है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर ग्रो कर रहा होता है, क्योंकि ऑक्सिन उसको कंटिन्यूअसली सपोर्ट करता है ऊपर की ओर बढ़ने में और ग्रोथ करने में। जो साइड ब्रांच है वो धीरे धीरे बढ़ता है, मेन ब्रांच काफी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है। ये किसके कारण हो पाता है? एपिकल डोमिनेंस के कारण। और एपिकल डोमिनेंस को सपोर्ट कौन करता है? ऑक्सिन सपोर्ट करता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों ऑक्सिन का इंक्रीजेस रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये मैं बता चुका हूं। प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर फॉल ऑफ फ्रूट्स। बच्चों प्लांट्स में क्या होता है जो प्रीमैच्योर अभी यंग जो फ्रूट होता है वो किसी कारण बस प्लांट से डिटैच होकर के गिर जाता है, तो प्रीमैच्योर फॉल ऑफ फ्रूट को बचाने के लिए हम लोग ऑक्सिन का स्प्रे भी करते हैं। जब आप देखेंगे जब आम के पेड़ पे छोटा छोटा मैंगो लगता है तो उस छोटा छोटा आम जिस समय लगता है उस समय हम लोग उस पर स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे एक्चुअली किस चीज़ का किया जाता है? ऑक्सिन का किया जाता है, ताकि उसके प्रीमैच्योर फॉल को रोका जा सके और आम का प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हेल्प्स इन रूट इंडक्शन। अगर आप किसी प्लांट्स को वेजिटेटिवली आप प्रोपेगेट करवाना चाहते हैं, वेजिटेटिवली ग्रो करवाना चाहते हैं, तो आप प्लांट्स के पार्ट को तोड़ करके उसमें आप लगाते हैं ऑक्सिन और मिट्टी में डाल देते हैं। तो ये ऑक्सिन रूट इंडक्शन में मदद करता है, काफी तेजी से रूट का डेवलपमेंट होता है और प्लांट्स में वो कन्वर्ट हो पाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों पार्थेनोकार्पी शो करता है। पार्थेनोकार्पी का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन का सीडलेस फ्रूट का प्रोडक्शन करवा पाता है कौन? ऑक्सिन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों पार्थेनोकार्पी, जो सीडलेस फ्रूट को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग जिबरेलिन।
जिबरेलिन ये भी एक ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है। प्लांट्स को ग्रोथ करवाता है, प्लांट्स का लेंथ का इंक्रीमेंट करवाता है, और लेंथ का इंक्रीमेंट करवाता है बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इंटरनोड। अब इंटरनोड क्या होता है बच्चों, किसी प्लांट्स को आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे आप देख पाते हैं जहां से ब्रांचेस निकला होता है इसको कहते हैं नोड, और इस नोड का बीच का जो लेंथ है, बीच का जो पार्ट है, इसे कहते हैं इंटरनोड। तो जब भी प्लांट पार्ट का ये डेवलपमेंट करवाता है, हाइट इंक्रीज करवाता है, तो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स, करेक्ट। एक इसका फंक्शन हो गया बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इंटरनोड, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द प्लांट। दूसरा, प्लांट का ग्रोथ करवाता है। दूसरी बात करें, लीफ एक्सपेंशन में मदद करता है, ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट उस लीफ पे पड़े और फोटोसिंथेसिस का रेट इनहेंस हो पाए। सबसे बड़ी बात बच्चों, जिबरेलिन जो होता है ये सीड के डोरमेंसी को ब्रेक करता है। सीड के डोरमेंसी का मतलब है जब सीड आप अपने घर में रखे होते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसको सुटेबल कंडीशन देते हैं, यानी कि वार्मथ देंगे, वाटर देंगे, तो वो ग्रो होना स्टार्ट होता है, जर्मिनेट हो जाता है। तो जर्मिनेट सीड को जर्मिनेट करवाने के लिए जो आवश्यक कंडीशन है, जो मदद है, वो जिबरेलिन प्रोवाइड करता है, और उसको कहते हैं ब्रेकिंग द डोरमेंसी। तो सीड के डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करता है जिबरेलिन, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिबरेलिन का। नेक्स्ट बात करें बच्चों, पार्थेनोकार्पी, ऑक्सीजन की तरह ये भी सीडलेस फ्रूट के प्रोडक्शन में मदद करता है, और बिना फर्टिलाइजेशन, ताकि आसानी से सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन करवाया जा सके। इंक्रीजेस द फ्रूट साइज, फ्रूट साइज को ये इंक्रीज करवाता है। लीफ एक्सपेंशन मैं बता चुका हूं बच्चों, ग्रोथ प्रोमोटर, ठीक है। प्रोमोट्स फ्लावरिंग, तो जिबरेलिन फ्लावरिंग में भी मदद करता है, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोगों का समाप्त होता है यहीं पे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर किया कीजिए बच्चों, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है। और जब आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो मैं बना पाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।